everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna. I am your reasoning mentor. आप में से जितने भी स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसबीआई क्लर्क की जो नोटिफिकेशन उसका वेट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में हम एसबीआई क्लर्क 2022 का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे रीजनिंग का। ठीक है, तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी रीजनिंग के क्वेश्चंस की, कंप्लीट 35 क्वेश्चंस की, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो बिगिनर्स हैं और वो पहली बार एग्जाम अभी ये एसबीआई क्लर्क का दे रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है पजल का। 7 persons A B C D E F G आर लिविंग ऑन सेपरेट फ्लोर्स। ठीक है, 7 फ्लोर बिल्डिंग है यहाँ पे। एज द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड फर्स्ट एंड सच above just above floor is numbered as second floor and so on until the topmost is numbered as 7। सिंपल है कि जो लास्ट वाला फ्लोर होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके 7th फ्लोर तक हम जाएंगे। तो हमारा जो टेबल बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, 1 इस टाइप से। ठीक है, कंडीशन है A lives on an ऑड नंबर फ्लोर बट अबव द 4th फ्लोर। अब देखो कह रहा है कि ए जो है वो एक ऑड फ्लोर पे रहेगा बट वो कहाँ रहेगा, अबव 4th फ्लोर। अब अबव 4th फ्लोर आपके पास 2 ऑड फ्लोर्स हैं, या तो ये या तो ये, या तो 5th या तो 7th। आगे देखते हैं, 3 persons आर बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 3 पर्सन रहते हैं, तो एफ आपके पास एक यहाँ आ जाएगा और एक बार एफ आपके पास यहाँ आ जाएगा, 3 पर्सन बीच में। No one lives between C and F। C और F के बीच में कोई भी नहीं रहता है, तो एक बार C इधर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार आपके पास C इधर नीचे साइड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपके पास आ सकता है C, और आपके पास एक बार C ऊपर भी आ सकता है। सिंपल। No 2 person, ये वाला हो गया। E lives 2 floors above G who lives just above D's floor। इसका मतलब जो है वो जो E है वो G के 1 और 2 यहाँ पर E रहता है। इस टाइप से आप ये अरेंजमेंट यहाँ पे टेबल में फिक्स करोगे। जो G है वो इमीडिएट ऊपर रहता है D के फ्लोर से, तो ये इन तीनों की अरेंजमेंट रहेगी। यहाँ पे हमको इसको अरेंज करना है इन डायग्राम के अंदर, इस टेबल के अंदर। ठीक है, मान लो यहाँ पे D आएगा, G आएगा तो E आ सकता है। ठीक है, D यहाँ आएगा तो G नहीं आ सकता, तो इसलिए एक ही जगह बचेगी D G और E के लिए, एक छोड़कर E के लिए। नेक्स्ट देखिए, D और G साथ में आपको कहीं पे रखना है, तो D और G यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अगर D और G आपने यहाँ पे भरा तो E के लिए पोजीशन नहीं है। D और G अगर आपने यहाँ पे भर दिया तो भी E के लिए पोजीशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो E है उसके लिए कोई पोजीशन खाली नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट वाला देखिए, D और G अगर यहाँ पे एक साथ आ जाता है तो E के लिए पोजीशन नहीं है। D और G अगर आप यहाँ पे रख देते हो तो अगेन E के लिए पोजीशन खाली नहीं होगी, तो ये दोनों ही पोजीशन क्या है, कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे सारा हमारे कंडीशन फिक्स हो रही है। एक वैकेंट पोजीशन बची है, एक पर्सन बचा है, उसे आप यहाँ पे रख लीजिए। तो ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी फ्लोर गैप्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो कितना है ए और बी के बीच में फ्लोर का गैप। देखो एक फ्लोर का गैप है, उन दोनों के बीच में एक फ्लोर का गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो एक फ्लोर का यहाँ पे आपको आंसर करना है। सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे 1 आएगा हमारा आंसर। 4 of the following are alike in a certain way and hence they form a group. Who among the following does not belong to that group? तो यहाँ पे odd one find out करना है, तो क्या क्या है आपके पास, A, F, D, G and B। तो देखिए क्या रिलेशन है A, F, D, G and B में। A ये रहा, F ये रहा, D ये रहा, तीनों के तीनों कहाँ हैं, ऑड फ्लोर पे हैं। G आपका इवन फ्लोर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास G विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी के तीनों जो हैं वो ऑड फ्लोर्स पे हैं, यही जो है वो इवन फ्लोर पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
G लिव्स बिलो F's फ्लोर। क्या G जो है वो F के फ्लोर से नीचे रहता है? बिल्कुल भी नहीं, G जो है वो F से ऊपर के ही रहता होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नो वन लिव्स बिलो B, तो B से तो सारे ही नीचे हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। देयर इज 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन F एंड G, यहाँ पे F और G के बीच में 2 फ्लोर का है यहाँ पे गैप, तो देखो 2 फ्लोर उन दोनों के बीच में होने चाहिए, तो F और G के बीच में 1, यहाँ पे G रहा, यहाँ पे F है, तो 1 और 2 फ्लोर का गैप दिख रहा है, यस, तो हमारे पास ये वाला करेक्ट बन रहा है ओनली 3, ठीक है, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो E, कितने पर्सन बिलो हैं E के? 1 2 3 4 एंड 5 पर्सन्स। Which among following pair of person live on an even numbered floor, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो दोनों ही पर्सन इवन पे रहते होंगे? B जो है वो 7th पे रहता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इनमें से अगर एक भी पर्सन ऑड पे आ गया तो वो पेयर आपका गलत हो जाएगा। D और F को देखिए, D और F में आपका D जो है वो 3rd पे रहता है, तो ऑब्वियसली दोनों को इवन पे होना, ये रॉन्ग हो गया। G और D अगेन अभी हमने देखा कि D जो है वो ऑड पे है, ये भी रॉन्ग हो गया। E और C को देखना है, E और C को देखिए, E ये रहा 6th पे और C आपका 2nd पे, दोनों इवन फ्लोर पे हैं, तो ये हमारा करेक्ट पेयर इवन नंबर्ड फ्लोर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं, ये हमारा अगेन एक फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल है, ठीक है, इसको देखते हैं। एक पर्सन है हमारे पास, लिव इन 4 story building such as ground floor is numbered 1, above floor is 2 and the top is 4। इसका सिंपल मीनिंग है 1 2 3 एंड 4 से हम स्टार्ट करेंगे। Each floor has 2 flats, यहाँ पे it 1 and 2, ठीक है, फ्लैट 1 और फ्लोर 2 is immediate below 1 and 3 and so on, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हम सिंपल इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास 4 फ्लोर्स हैं, इन 4 फ्लोर्स में आपके पास नंबर 1 फ्लैट है, नंबर 2 फ्लैट है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 फ्लैट हमारे पास हो गए। फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ 2, हमने बना लिया, फ्लैट 1 जो है वो वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 है। चलो, Q lives on an odd numbered floor but not on द फ्लोर नंबर 1। अच्छा देखो, कह रहा है कि Q जो है वो ऑड पे रहेगा बट Q आपका 1 पे नहीं रहेगा। अब यहाँ पे इन फ्लोर्स में आपके पास 2 ऑड फ्लोर्स थे, 1 और 3, उनमें से 1 पे तो आपका Q रहेगा ही नहीं, तो Q कहाँ रहेगा आपके पास? फ्लोर नंबर 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोथ R एंड B लिव इन द सेम फ्लैट नंबर, तो R और B जो है वो सेम फ्लैट पे रहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सेम फ्लैट। जो R एंड A है, लिव ऑन द सेम फ्लोर, R और A जो है वो सेम फ्लोर पे भी रहते हैं, ठीक है, सेम फ्लोर पे। देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन Q एंड S। क्या कह रहा है कि Q और S के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे Q 3 में आएगा, ये तो कंप्लीट हो चुका है, तो Q या तो यहाँ आ सकता है फर्स्ट फ्लैट पे, और Q एक और जगह आ सकता है आपका यहाँ पे। दूसरा केस अगर हम बना लें, Q आपका सेकंड फ्लैट पे भी आ सकता है, फ्लैट नंबर 2 पे। Q और S के बीच में कह रहे हैं कि आपके पास 1 फ्लोर का गैप है, इसका मतलब जो S है वो फ्लोर नंबर 1 पे आएगा, और बोथ Q एंड S डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, दोनों ही जो हैं वो सेम फ्लैट पे नहीं रहते हैं। तो अगर मेरे पास Q यहाँ पे तो S को यहाँ होना पड़ेगा, और Q यहाँ है तो S को यहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम फ्लैट पे नहीं है। आगे देखो, R जो है वो 3 फ्लोर्स अबव B है। अब ये तो पता है R और जो B है सेम फ्लैट पे रहते हैं, ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया कि R लिव्स 3 फ्लोर्स अबव B। तो देखो, अगर B यहाँ पे होगा तो 1 2 एंड R आपका यहाँ पे आएगा। अब ये चीज फिक्स हो चुकी कि B सबसे नीचे और R सबसे टॉप पे आएगा, दोनों ही सेम फ्लैट पे रहते हैं। उसने एक चीज यहाँ पे ये भी कही है कि B डज नॉट लिव इन फ्लैट 2, B जो है वो फ्लैट 2 में नहीं रहता, तो ऑब्वियसली अगर B 1 फ्लैट में रहता है तो R भी फ्लैट 1 में रहेगा, तो यहाँ पे B इधर हो जाएगा और R इधर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B के लिए कोई पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे R भी नहीं आ सकता, ये हो गया कैंसिल आउट,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर और ए सेम फ्लोर पे है, ए आपका यहाँ पे रह गया। सी जो है वो इमीडिएट बिलो डी है इन द सेम फ्लैट। सी जो है वो इमीडिएट बिलो है सेम फ्लैट के अंदर, मतलब बिल्कुल अगर 2 में है तो 2 में, 1 में है तो दोनों 1 में। तो सी अगर इमीडिएट बिलो नीचे डी के होगा तो कहाँ पे आपके पास आ सकता है, यहाँ पे डी आ जाएगा, तो सी तो नहीं आ सकता, तो डी को यहाँ आना पड़ेगा, तो सी यहाँ आ जाएगा। अब एक ही प्लेस बचा है, एक ही पर्सन बचा होगा, उसको यहाँ पे फिल कर दो, विच इज आपके पास ए बी सी डी पी बचा हुआ है, तो पी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, पी आपका यहाँ पे आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे। आई होप आपका भी सेम सॉल्यूशन आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट 2 ऑन फ्लोर 4? तो फ्लैट 2 फ्लोर 4 पे ए रहता है, ठीक है। हु अमंग फॉलोइंग लिव्स विद क्यू इन द सेम फ्लोर? क्यू के बिल्कुल सामने, मतलब क्यू के बगल वाले पे फ्लैट पे कौन रहता है? तो आप देखो क्यू के सेम फ्लोर पे डी रहता है, आंसर डी हो जाएगा। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आर एंड पी? आर और पी के बीच में कितने फ्लोर्स हैं? 1 फ्लोर है आर और पी के बीच में, आंसर आ जाएगा 1। डी लिव्स ऑन विच डी लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड विच फ्लैट नंबर? तो देख लो फ्लोर नंबर और फ्लैट नंबर देख लो, फ्लोर 3 फ्लैट 2, फ्लोर 3 फ्लैट 2 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको फाइंड आउट करना है ऑड वन यहाँ पे से कि कौन सा इसमें से अलग है। आर एस क्यू पी एंड बी, अगर आप देखोगे आर एस क्यू पी एंड बी, तो आर एस क्यू पी एंड बी जो हैं ये सारे जो है फ्लैट 1 में रहते हैं। ओनली जो एस है वो हमारा फ्लैट 2 में रहता है, बाकी सारे कहाँ रहते हैं? फ्लैट 1 में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑड होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार ट्राई करिए खुद से और सॉल्व करिए। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड को लिख लेंगे यहाँ पे, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्या कहा गया है? आपको पेयर ऑफ लेटर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने नंबर ऑफ लेटर्स इनके बीच में है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स आपके इनके बीच में, ठीक है। जैसे ही किस में होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास जैसे NO है तो NO एक पेयर बन गया, क्योंकि N के तुरंत बाद इंग्लिश में भी आपके पास O आता है, तो ये एक पेयर बन गया। किस डायरेक्शन में बोला है? बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो पहले सिर्फ फॉरवर्ड करेंगे फिर हम बैकवर्ड करेंगे। तो NO हो गया, तो O के बाद आगे जाओ, P Q R S T U V नहीं मिलने वाला, क्योंकि U V तो है ही नहीं, ठीक है। T के बाद कोई भी यहाँ पे एलिमेंट लेटर है नहीं। अगर आपने O से किया तो O के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि N से तो O आया था तो वो हमने तब भी रीड कर लिया था। O के बाद भी करेंगे तो भी सेम ही रीड होगा। T के बाद करो U V, T के बाद नहीं आएगा कोई, क्योंकि जो सबसे बड़ा लेटर होता है उसके बाद कोई लेटर प्रेजेंट ही नहीं होगा यहाँ पे। I से करोगे तो J K L M N O P Q नहीं आएगा। F से करो G H I J K L M नहीं आ रहा है। फिर से I से करो J K L M N O ये भी नहीं आ रहा। फिर C से करो D E F G नहीं आएगा। A से करोगे तो भी कोई नया लेटर नहीं आएगा। T से तो हमको रीड करने की जरूरत ही नहीं है। I से करोगे, I के तुरंत बाद वाले लेटर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। O के बाद P आता है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड में सिर्फ यही पेयर है। बैकवर्ड में देखो N के बाद फिर से O आ गया, तो ये आपका एक पेयर बन जाएगा। P Q R S T U V नहीं आएगा, ठीक है। I से करो J K L M N O P Q R नहीं आ रहा। A से करो B C D E F ये भी नहीं आएगा। I से करो J K L M N, तो यहाँ पे इस I से लेकर यहाँ पे आपके पास एक और मेंबर हो गया, एक और पेयर हो गया, ठीक है। F से करोगे, F से कोई नहीं आएगा। I से अगेन करोगे J K L कोई नहीं आएगा, ठीक है। T के बाद तो कोई रीड आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो सबसे बड़ा लेटर होता है उसका बाद कोई भी यहाँ पे लेटर होगा ही नहीं, तो पेयर कहाँ से बनेगा, ठीक है। O के बाद P आता है, तो ये हो गया। तो हमारे पास कितने पेयर बन गए? 3 पेयर यहाँ पे बन गए, ठीक है। चलिए, How many meaningful English words can be formed with the second, fifth, sixth and seventh letter of plagiarism using letters only once in each word? मतलब अभी आपको नंबर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड पूछा गया कि कितने बन सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लें तो सेकंड कौन है L, थर्ड कौन, फिफ्थ कौन है आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 I, सिक्स्थ है आपके पास A एंड सेवेंथ है R। ठीक है, इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं? एक तो यही हो गया लायर, ठीक है, एक हो गया आपका RAIL बैरियर करके कुछ, ठीक है, दो ये हो गए, तीन एक हो गया आपका लीरा करेंसी, एक हो गया रियाल, ये भी करेंसी हो गई, ठीक है, और नेक्स्ट चार तो बन गए, एक क्या बनेगा इसमें, एक हो जाएगा LAIR लेयर, ठीक है, अ प्लेस टू हाइड और टू रेस्ट समथिंग, ठीक है, तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, पांच तो बन गए हैं, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास मोर देन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे अभी 4 से ज्यादा जो वर्ड्स है वो बन रहे हैं हमारे सामने, तो मोर देन 4 विल बी द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप तभी करिएगा एग्जाम में जब आप 100% श्योर होंगे। याद रखिएगा, जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे इसको आपको स्किप करना ही बेहतर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। देखो W इज इक्वल टू F, ये रहा W, ये रहा F, क्या इन दोनों के बीच में इक्वल टू आएगा? देखो F ग्रेटर देन B, B इक्वल टू W, तो F ग्रेटर इक्वल W आपके पास आएगा, बट यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। अभी अभी W एंड F के बीच में हमने ये रिलेशन निकाला है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो क्या आपके पास ये वाला करेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट है, रॉन्ग। बट यहाँ पे हमने देखा कि जो ये है ये कंफर्म रिलेशन बन रहा है और यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, हमने नोटिस किया कि एलिमेंट्स क्या है, सेम है यहाँ पे, तो जब भी एलिमेंट्स सेम होंगे और कंक्लूजन दोनों ही रॉन्ग होंगे तो हमेशा वहां पे इधर और के लिए सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे थर्ड होगा कि यहाँ पे दो पॉसिबल रिलेशन बनने चाहिए, एक तो ये कि F ग्रेटर हो और एक ये कि इक्वल हो, ठीक है। दोनों ही आपके पास रिलेशन बन रहे हैं, बिल्कुल सही, तो यहाँ पे ईदर 1 और 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां से हम आगे चलते हैं। T ग्रेटर L, ये रहा, ठीक है, T से L की तरफ जाना है, T कैन बी ग्रेटर देन L, बिल्कुल करेक्ट है। R ग्रेटर P, यहां से लेकर R तक जाना है, R से Q तक जाओगे एंड Q से आप P जा सकते हो, तो R ग्रेटर मिलेगा क्योंकि R ग्रेटर Q ग्रेटर P, तो R विल बी ग्रेटर देन P। दोनों ही कंक्लूजन करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो आई होप आप साथ में वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर रहे हैं। चलो यहाँ पे J एंड Q को हमको देखना है, ठीक है। J और Q को देखिए, J से लेकर Q तक आपको जाना है, ये तीन सिंबल आ रहे हैं, इनमें से प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ग्रेटर वाले को, तो ये करेक्ट है। R से Q की तरफ देखना है, R से देखिए, R ये रहा, Q ये रहा, तो ग्रेटर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, R इज ग्रेटर, बोथ आर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, देयर आर 3 कपल्स इन दिस फैमिली, नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन द फैमिली आर सेम, ठीक है। जो हमारे पास मेल एंड फीमेल हैं वो सेम है, मतलब 4 मेल होंगे 4 फीमेल होंगे, ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स वर अलाइव। इट्स का मतलब है कि अगर किसी का कोई चाइल्ड है, मान लो ए का कोई चाइल्ड है बी, तो ए शुड बी मैरिड, ए को वहां पे मैरिड होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहा गया है एस हैज 2 चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम जेंडर, T is daughter-in-law of Q, who is the mother of P। जो Q है वो मदर है P की यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो P होगा वो T से मैरिड हो गई, क्योंकि Q उसकी डॉटर इन लॉ और Q की वो यहाँ पे चाइल्ड हो गया, जरूरी नहीं है, ठीक है। और हो भी सकता है कि हो, तो हम अभी फिक्स नहीं कर सकते कि P और T मैरिड निकल जाए। A जो है वो मदर हो गई O की, R ओनली सन हो जाएगा B का, और T इज नॉट मैरिड टू P। यहाँ पे फिक्स भी बोल दिया उन्होंने कि तो T है वो मैरिड नहीं है P से। अगर हम बात करें Q की, तो Q इज मदर ऑफ P, P के किसी ब्रदर से T मैरिड होगा, वाई? बिकॉज T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ Q। इस तरीके से दिखेगा ये। यहाँ पर अगर Q का कोई चाइल्ड है तो Q हैज टू बी मैरिड, सॉरी Q हैज टू बी मैरिड हेयर किसी मेल पर्सन से, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
ए जो है वो मदर है ओ की, ये हो गया था। ए इज नीदर द वाइफ ऑफ एस नॉर पी एंड पी इज अ मेल मेंबर। तो हमारे पास एक और चीज है कि एस के यहाँ पे 2 चाइल्ड हैं, दोनों का जेंडर सेम होगा। अगर एक फीमेल है दूसरी भी फीमेल, एक मेल है दूसरा भी मेल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज पता है कि जो ए है वो मदर है ओ की। आर इज ओनली सन ऑफ बी, तो आर जो है वो ओनली सन है बी का, ये आपने एक बना दिया। अगर बी का सन है कोई तो बी शुड बी मैरिड। अगर ए का भी कोई चाइल्ड है ए हैज टू बी मैरिड विद अ मेल पर्सन। अगर एस का भी कोई चाइल्ड है एस को भी मैरिड बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 मैरिड कपल हैं। अगर 8 लोगों में से 3 मैरिड कपल हो गए तो वहां पे 6 पर्सन का तो मैरिड रिलेशन होगा, ठीक है, और 2 बाहर होंगे। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे ये 2 मैरिड तो दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी मैरिड होगा, एस भी मैरिड होगा, ए भी मैरिड होगा, ठीक है। अब आपको इनको कंबाइन करना है एक दूसरे में। अब एक चीज देखो, कह रहा है कि जो P है वो मेल है, P एक मेल है, तो ये मेल बन जाएगा, ठीक है। ए जो है वो वाइफ किस किस की नहीं है, एस की भी नहीं है और टी की भी नहीं है। टी की तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि वो वहां पे टी ऑब्वियसली एक फीमेल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मेल 1 मेल 1 मेल और 1 मेल, तो ये हो चुका है। 1 मेल हमारे पास ये भी है, ठीक है, और हमारे पास 4 फीमेल एंड 4 मेल होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो वाइफ एस की नहीं हो सकती। यहाँ पे एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो बी है, हो सकता था कि जो बी है वो आपका क्यू से मैरिड हो जाए, बी जो है वो क्यू से मैरिड हो जाए। एक एक करके चेक करेंगे। बी अगर क्यू से मैरिड होगा, बट वहां पे कहा गया है कि आर इज द ओनली सन, आर क्या है, एक ओनली सन है बी का, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी पी एक सन आ चुका है। अगर मैं मान लो यहाँ पे आर को रख भी दूं तो आर ओनली सन तो नहीं बन पाएगा, तो बी कैन नॉट मैरिड टू क्यू, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे जो ए है वो एक फीमेल है, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे अगर हम एस का देखें तो एस के लिए हमारी कंडीशन ये थोड़ा सा सेटिस्फाई कर पा रही है, क्योंकि एस के जो 2 बच्चे हैं वहां पे उसके दोनों ही जो चिल्ड्रन हैं उनका जो जेंडर है सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस को मैरिड करवा दूं तो ये 2 चाइल्ड आ जाएंगे सेम जेंडर के, तो ये करेक्ट आ रहा है अभी के लिए, ठीक है। और जो ए है वो आपका एस से मैरिड नहीं होगा, इसलिए एस और ए भी आपस में मैरिड नहीं करा सकते थे हम, ठीक है, इसलिए एस इससे मैरिड हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारे पास ए को मैरिड बनाना है, बी को मैरिड बनाना है। ए एक फीमेल है तो ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ए एक फीमेल है तो यहाँ भी नहीं आ सकता था, यहाँ पे नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे मेल की हमको जरूरत है, ये चीज क्लियर है। अब मेल यहाँ पे क्या है, देखो एक मैरिड कपल ये होगा, एक मैरिड कपल ये होगा, ए यहाँ पे नहीं आ सकता तो एक मैरिड कपल ओ का बनेगा अलग से, ठीक है। तो ए का जो एक मैरिड कपल है वो ए का अलग से हो चुका है, बी का जो मैरिड कपल है यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा आपको कहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही मैरिड कपल हमें फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो आपको बी को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास 1 2 3 मेल मेंबर और चौथा मेल मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पे जो आर है वो यहाँ पे हो जाएगा, आर के दोनों पेरेंट्स मिल गए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए को भी मैरिड बनाना ही पड़ेगा, और हमारे पास 8 फैमिली मेंबर्स हैं, तो 6 ये 5 और 6 मेंबर हो गए कंप्लीट। ए और ओ को रखना है तो ए हैज टू बी मैरिड विद पी, क्योंकि अभी उसको पी को किसी ना किसी से तो मैरिड करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो दिस वन विल बी आवर आंसर। अगर हम ए को यहां मैरिड करवा देना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्लेस है जहां पे हमें बोला गया है कि जिसका भी जो चाइल्ड है वो पर्सन मैरिड होना चाहिए, तो पी है यहाँ पे जो आपके पास ए से मैरिड होगा पी, ओके। तो हमारे पास ये सारा 1 2 3 4 1 2 3 4 8 मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास 1 2 3 4 मेल्स हैं और 1 2 3 और एक फिर आपकी ओ भी जो है वो फीमेल बनेगी, ठीक है। चलिए, सो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेते हैं।
ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ब्रदर इन लॉ कौन है ए का? ए का ब्रदर इन लॉ बी है, तो आंसर विल बी बी। हाउ ओ इज रिलेटेड टू बी। ओ कैसे रिलेट कर रहा है बी से? ओ देखो नीज है, ओ क्या है? नीज। हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू? हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू? आर इज द ग्रैंड सन, आर इज द ग्रैंड सन। तो ये हमारे पास आंसर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिलॉजिज्म का। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है। ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम। सम रेड इज ब्लू, सम ब्लू इज पिंक, सम पिंक इज येलो। ये डायग्राम बना है। एटलीस्ट सम येलो इज रेड, ये रहा येलो, ये रहा रेड, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो हम कभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो जो डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। सम पिंक इज डेफिनेटली रेड, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि सम पिंक इज रेड, डेफिनेट कंक्लूजन है। सम पिंक डेफिनेटली रेड नहीं हो सकता, अगेन नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम ऑल्सो, तो कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन करेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओनली अ फ्यू फ्लूट्स आर ड्रम। All drums are piano. Only a few pianos are melody. ये हमारा वेन डायग्राम है। इसमें देखते हैं सम ड्रम्स आर मेलोडी, सम ड्रम्स आर मेलोडी, ये रहा ड्रम, ये रहा मेलोडी, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो आपके पास ये रॉन्ग हो जाएगा। नो ड्रम आर मेलोडी, नो ड्रम आर मेलोडी, अगेन ड्रम और मेलोडी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों ही हमारे पास क्या है? कंक्लूजन रॉन्ग है। यहाँ पे दोनों ही में क्या है? आपके पास सेम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और साथ ही में हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो भी प्रेजेंट है, तो ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं इधर और की, तो इधर 1 और 2 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 फॉलोज। Some crickets are football. Some cricket are football. Only a few football are balls. ठीक है, और no ball is bat. कोई भी बॉल बैट नहीं है। Some football is not बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुछ फुटबॉल है बॉल नहीं है, तो पहले फुटबॉल और बॉल का रिलेशन देखेंगे। तो आपके पास ये रहा फुटबॉल, ये रहा बॉल। ठीक है, हमारे को पता है कि जो ये वाला पार्ट है ये सम नॉट वाला रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ओनली अ फ्यू में सम भी ट्रू होता है, सम नॉट भी ट्रू होता है, तो सम फुटबॉल आर नॉट बॉल विजिबल है। नेक्स्ट देखो, ऑल बॉल कैन बी क्रिकेट, तो देखो ये रहा बॉल और ये रहा क्रिकेट, क्या सारे के सारे बॉल हो सकते हैं क्रिकेट? बिल्कुल। या यहाँ पे क्रिकेट और बैट के बीच में, क्रिकेट और बैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ये वाला जो इन डेफिनेट कंक्लूजन है वो करेक्ट होगा। क्यों? यहाँ पे आप देखोगे जो बैट का रिलेशन है वो बॉल से नो का है, बट बॉल का भी तो इससे कोई रिलेशन नहीं है ना आपस में, तो ये इससे कैसे रिलेट करेगा उसका हमें नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे कैन बी बोल रखा है तो ट्रू होगा। तो आपके पास बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास है सीटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पर्सन्स ईच। इसमें है रो 1 में J K L M N आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। रो 2 में V W X Y Z है, सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो आपके पास कहा गया है इस अरेंजमेंट में यहाँ पे ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर टू अदर रो। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई जरूर करिए। सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। लेट्स सी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो रो 2 है उसमें पर्सन्स नॉर्थ फेसिंग है,
तो यहाँ पे हमारे पास रो 2 और रो 1, ठीक है। Z जो है सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ W, Z जो है वो थर्ड टू राइट ऑफ W है, तो आपके पास W अगर यहाँ बैठता है तो 1 2 और 3 Z आपके पास यहाँ जाएगा। अगर ये 3 लोग यहाँ आ जाएंगे तो ऊपर के अरेंजमेंट भी 4 जो ये है चारों की अरेंजमेंट बन गई है, ठीक है। ये सारे नॉर्थ फेसिंग है, ये सारे और ये वाले साउथ फेसिंग है। V सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ Z, जो V है वो सेकेंड टू लेफ्ट है Z के, तो V आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो, द पर्सन फेसिंग V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ K। अच्छा, जो पर्सन V को फेस करेगा वो इमीडिएट राइट K का बैठेगा, तो K ऊपर ही आएगा। K का इमीडिएट राइट कब होगा? जब K यहाँ होगा तभी उसका इमीडिएट राइट ये पर्सन होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है वो V को फेस कर रहा है। आगे देखो, ओनली वन पर्सन बिटवीन K एंड M, K और M के बीच में एक पर्सन बैठता है। J इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K ऑल्सो। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, दो अगर हम अरेंजमेंट बना के देखें थोड़ा सा इसको समझ के, जितना हमारे पास पहले से नोन है उतना हम फिल कर देते हैं। ये वाला आपको कहा गया K और M के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो ऐसे करते हैं, एक बार M को इधर की साइड बना देते हैं और एक बार हम M को इधर की साइड बना देते हैं, क्योंकि हर एक रो के अंदर 5 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो J है वो K का नेबर नहीं है, तो J अगर K का नेबर नहीं है तो J यहाँ आ जाएगा। अगर J K का नेबर नहीं है तो कहाँ आएगा? देखो, अब यहाँ पे ओनली 4 पर्सन्स की अरेंजमेंट है। J आपका इस साइड हम रख सकते हैं, J आपको इस साइड भी हम रख सकते हैं। 5वीं अरेंजमेंट हम इधर को साइड भी बना सकते हैं, इधर की साइड भी बना सकते हैं। तो अभी इसको पेंडिंग पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास J इधर आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन्स सिटिंग बिटवीन J एंड L, तो यहाँ पे J ऑलरेडी है तो L यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे J हमें नहीं पता। अब एक थोड़ा सा इसको भी इस वाली कंडीशन को यूज करके ऊपर वाले केस में J को फिट करने की कोशिश हम कर लेते हैं एक बार। तो अगर मेरे पास J यहाँ पे, देखो, या तो J यहाँ आएगा ये आपको पता है, और या तो J यहाँ आएगा ये आपको पता है, तो इनमें से एक एक करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपने यहाँ से अगर चेक किया तो J अगर यहाँ होगा तो L इजीली आ सकता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगर J आपने यहाँ रखा तो क्या L आ सकता है? नहीं, 1 एंड 2 यहाँ पे L के लिए पोजीशन खाली नहीं है। इसका मतलब J की जो पोजीशन है वो हमें पता चल गई, जो कि कहाँ होगी? जो कि आपकी इस साइड होगी, ठीक है। तो आपके पास J यहाँ आएगा और L आपका यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर के केस में भी J फिक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, नीदर K नॉर J फेसेस Y, जो K और जो है जो वो दोनों ही Y को फेस नहीं करते हैं। देखो, J और K दोनों में ही Y नहीं आएगा तो Y यहाँ नहीं आएगा, तो Y कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर वाले केस में देखिए, यहाँ पे Y नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऊपर K है, तो K को फेस नहीं करेगा Y, J भी Y को फेस नहीं करेगा। अगर J भी यहाँ पे भी Y नहीं आएगा तो यहाँ पे भी Y नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? इसका मतलब ये सॉल्यूशन गलत है, ये वाला केस हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था और ये सेकेंड केस था। सेकेंड केस अभी करेक्ट है, ठीक है। आगे चलिए, इसमें अब इसमें भी एक पर्सन बचा है, इसमें भी एक पर्सन बचा है और ये केस करेक्ट भी हो चुका है, तो यहाँ पे हम एक पर्सन को फिक्स कर देते हैं, तो n यहाँ आ जाएगा और आपके पास x आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे साउथ है, ये सारे आपके नॉर्थ है, ये रो नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। 4 of the following alike in a certain way which does not belong to the group। आपको यहाँ पे odd one निकालना है। M, J, N, W and Y। तो देखो, M कहाँ है? ये रहा। J कहाँ है? ये रहा। W कहाँ है? ये रहा। Y कहाँ है? ये रहा। तो इनमें से जो 5th पर्सन है वो आपका, ये सारे जो पर्सन हैं ये एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो N इनमें से जो है वो मिड में बैठा हुआ है। N कहाँ बैठा हुआ है? मिड में। सो आपके पास यही ऑड होगा। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन Z की क्या है विद रिस्पेक्ट टू Y। इमीडिएट लेफ्ट है Z Y के, तो हमारे पास इमीडिएट लेफ्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस N। N को कौन फेस कर रहा है? N को फेस कर रहा है V, तो आंसर में क्या आएगा? V। Which of the following statement is true regarding M। M के रिगार्डिंग में क्या चीज ट्रू है? देखो,
M फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ X, क्या M इमीडिएट, M ये रहा, ठीक है, M जिसको फेस कर रहा है क्या वो इमीडिएट नेबर X है? नहीं, वो तो Z का नेबर है, ये रॉन्ग हो गया। K इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ M, क्या K इमीडिएट नेबर है M का? नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। None of the given a statement is true. L is to the immediate right of M. This is correct. Immediate right of M कौन बैठा है? L बैठा है, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who amongst the following is facing X? X को कौन फेस कर रहा है? K. X को कौन फेस कर रहा है? K. आंसर में क्या आ जाएगा? K. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। How many such letters are there which are, letters की बात कही गई है, immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लेटर जिसके इमीडिएट पहले क्या है? सिंबल है, उसको देखो। लेटर के इमीडिएट पहले आपके पास सिंबल होना चाहिए। लेटर के इमीडिएट पहले सिंबल है और बाद में नंबर भी है, करेक्ट है। लेटर के इमीडिएट पहले सिंबल है? नहीं, लेटर के इमीडिएट पहले सिंबल नहीं है, ये रहा, ठीक है, बट इसके पीछे नंबर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। लेटर के इमीडिएट आगे सिंबल नहीं है, वही नहीं है। लेटर के इमीडिएट आगे सिंबल तो है बट पीछे क्या है? नंबर नहीं है, यहाँ पे सिंबल, तो ये भी कैंसिल। तो किसी भी लेटर के आगे सिंबल होना चाहिए, पीछे से नंबर भी होना चाहिए। तो ये कौन आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। एक बार ढंग से देख लेते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन में काफी बार सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इनको ध्यान से देखना। देखो, किसी भी लेटर के अंदर पहले सिंबल छांट लो, तो आपके पास सिंबल कहाँ है? ये रहा। लेटर है? नहीं। सिंबल कहाँ है? ये रहा। लेटर है? बिल्कुल। सिंबल कहाँ है? लेटर है? नहीं। सिंबल के बाद लेटर है बट नंबर नहीं है। सिंबल के बाद लेटर नहीं है। सिंबल के बाद लेटर है बट नंबर नहीं है, तो ओनली 1। नेक्स्ट देखते हैं, What is the product of numbers which are given between x and z? क्या प्रोडक्ट है x और z के बीच में? तो ये रहा x और ये रहा हमारे पास z, ठीक है। तो कितने नंबर है? एक हो गया 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 भी है इसके बीच में, तो आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर ही आता है। 9 3 से 27, 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो 27 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई 10 270, तो आंसर आ जाएगा 270, करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल ऑड नंबर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ड्रॉप्ड मतलब हटा दो, उनको आपको रीड नहीं करना है, तो सारे ऑड नंबर को आपको भूलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। Which of the following will be fifth element to right of seventh element from left end of the given arrangement? जब भी हमारे पास ये दो टाइप के डायरेक्शन आती है, हम क्या करते हैं, इनको शॉर्टकट में छोटा बना देते हैं। राइट और हमारे पास लेफ्ट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही जो हमारे पास पोजीशन है उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 12th एलिमेंट निकालना है, बट कहाँ से निकालना है? लेफ्ट एंड से हमको निकालना है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड से 12th एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके पास डॉलर करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल इन द गिवन अरेंजमेंट? कहा गया है कि कितने ऐसे आपके पास नंबर हैं जो जिनके इमीडिएट आगे से एक सिंबल होगा। तो इसको देखो कितने हैं। नंबर के इमीडिएट आगे सिंबल, करेक्ट है, बस एक ही कंडीशन है यहाँ पे, नंबर के इमीडिएट आगे सिंबल नहीं है, नंबर के इमीडिएट आगे सिंबल नहीं है, नंबर के इमीडिएट आगे सिंबल है यहाँ पे भी, और कहीं है? नहीं, ठीक है। तो ओनली 2 ही नंबर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 आंसर। आपके सामने अब एक सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको रीड करिए और पॉज करके वीडियो एक बार खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। सो आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा। 7 people are sitting around a circular table facing the center, not necessarily in the same order, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहा गया है, 7 person है, तो 7 person की अरेंजमेंट कैसे बनेगी? कहीं पे भी रख दो उनको, और सारे कहाँ देख रहे हैं? सारे फेसिंग है सेंटर की तरफ।
पर्सन ए जो है सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ आर एंड जे। अब सर्कुलर अरेंजमेंट है तो कहीं पे से भी वो बीच में रह सकता है, ठीक है। आर इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू सी, जो आर और सी है वो एडजेसेंट नेबर नहीं है, इसको मेंशन कर लेते हैं, बाद में यूज आएगा। बी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है पी का, जो बी है वो भी इमीडिएट नेबर नहीं है पी का। सी जो है वो सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ जे एंड सी इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड क्यू। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा फिक्स लग रही है, इसी को देखते हैं। जो सी है वो सेकंड टू राइट है जे के यहां पर, और जो सी है साथ ही में आपके पास बी और क्यू का भी यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है एग्जैक्ट। अब एक चीज आपको देखनी है, साथ में ये भी बताया गया था कि जो ए है वो भी आर और जे के बीच में बैठा होगा। तो इसको एक बार अरेंज करते हैं, इसको याद रखते हैं और इसको याद रखते हैं, और इसको पहले अरेंज कर लेते हैं क्योंकि आर और सी भी साथ में नहीं बैठेंगे, ये हमको ज्यादा पता चल जाएगा। तो अगर आर और जे के बीच में एग्जैक्ट बीच में एक ए है तो कहीं यहां से पूरा एक बार पूरा देख लो, ए को डिफरेंट पोजीशंस में आपको चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये वाला क्वेश्चन। अगर मान लो ए यहां आता है तो आर को यहां आना पड़ेगा, विच इज करेक्ट, ठीक है। तो आर की ये वाली पोजीशन करेक्ट मान करते रहो, मार्क करते रहिए आप लोग। अगर ए यहां आता है, सपोज अगर मैंने ए को यहां रखा तो एक छोड़कर ए यहां है तो एक छोड़कर आर आना चाहिए, क्या वो सही है? नहीं, तो ये पोजीशन नहीं सही है, ठीक है। यहां पे आप ए को नहीं रख सकते, अभी के लिए ए यहां पे करेक्ट जा रहा है, ओके। अगर यहां पे रखा तो कैंसिल हो गया, अगर मैंने ए यहां रखा तो क्या होगा, देखो जे से 1 और 2 लेफ्ट की तरफ ए है तो 2 छोड़कर इधर की साइड 2 छोड़कर आर आना चाहिए, तो आर यहां पे आ जाएगा, जबकि आर और सी जो है वो नेबर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ए को यहां रखा तो आपके पास जे को छोड़कर यहाँ पे 2 छोड़कर ए इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 आर इधर आ सकता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एक आपका ये वाला, ये 2 बॉक्स वाले अरेंजमेंट करेक्ट हो गए, ठीक है, ओके। तो ए का यहां पे था तो ये तो कैंसिल हो गया था, ओके। अब ए आप अगर यहां पे रखते हो तो अगर ए यहां आ जाएगा तो आर को आना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ए की अलग अलग पोजीशन पे हमने चेक किया, 2 चीज मेरे पास निकली कि आर और जे के लिए मेरे पास 2 पोजीशन है, ठीक है। हमारे पास इतना फिक्स था, जे और सी फिक्स था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, ए को यहां रख लेते हैं और आर को फिर यहां रख लेते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं, आर को यहां रख लेते हैं, ठीक है, और ए को आप यहां रख लो, तो जे और ए के बीच में 2%, आर और ए के बीच में भी 2%, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहा गया है जो सी है वो बी और क्यू के बीच में है, तो सी जो है वो बी और क्यू के बीच में आपको बिठाना है, और साथ में ये भी देखना है कि आपके पास जो हमारे पास जो आर है वो सी का नेबर नहीं है, बी जो है वो पी का नेबर नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बी और क्यू के बीच में बिठाओ, अब बी कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है, ठीक है। सी जो है वो बी और क्यू के बीच में बैठेगा, तो सी अगर यहाँ पे है तो आपके पास अगर देखो बी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि अगर बी यहाँ आता है तो आपके पास इधर के साइड को क्यू नहीं आ पाएगा, बट यस आपके पास क्यू इधर आ सकता है फिर, ठीक है, ये चीज करेक्ट है। तो बी की मेरे पास एक ये वाली पोजीशन करेक्ट बैठ रही है, तो मैंने सर्कल बना दिया, ठीक हो गया। अगर बी यहाँ पे आता है सपोज, तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, क्या आर क्यू आपका यहाँ आ सकता है? बिल्कुल नहीं, तो ये वाली कैंसिल हो गई पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर बी यहाँ आता है तो बी का एक छोड़कर सी यहाँ बैठा है, तो सी का एक छोड़कर आपके पास यहाँ पे कौन बैठना चाहिए था? क्यू बैठना चाहिए, दैट इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। अगर बी यहाँ पे हमने जो पहले वाला बी पकड़ा था, अगर बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो क्यू भी आ सकता है, तो बी और क्यू के लिए ये 2 पोजीशन हमारी ठीक है। यहाँ पे बी रखोगे तो 1 और 2 आपके पास 1 करके बी है, तो 1 करके क्यू नहीं आ पा रहा है, ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आपके कैंसिल हैं। चलो आपके पास इसके अलावा बी के लिए कोई पोजीशन खाली नहीं है। अब इतना तो फिक्स हो चुका है, नीचे वाले केस में बी और क्यू यहाँ आएंगे, बी और क्यू यहाँ पे आ जाएंगे,
ठीक है। अब एक चीज देखिए आप यहाँ पे बी और क्यू के लिए तो ये पोजीशन फिक्स हो गई, राइट। तो एक ही पोजीशन बची है जो एक एलिमेंट के लिए बची होगी, दैट विल बी एट दिस पोजीशन, राइट। नेक्स्ट वाले में देखो सेम ऐसे ही ऊपर भी आप चेक करोगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे बी को रखा, ठीक है, तो सी क्योंकि बी और क्यू के बीच में है, तो अगर बी यहाँ पे आता है तो क्यू ऊपर आना चाहिए था, विच इज रॉन्ग अगेन। अगर बी यहाँ पे आता है तो देखो बी और सी के बीच में एक पर्सन है, तो सी और क्यू के बीच में भी एक पर्सन होना चाहिए, विच इज अगेन रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि क्यू नहीं आ सकता, तो बी की ये पोजीशन भी कैंसिल हो गई। अगर मेरे पास यहाँ पे बी रखा तो बी और सी के बीच में कितने 1 और 2 पर्सन है, ठीक है। अब सी और क्यू के बीच में 1 और 2, क्यू यहाँ आना चाहिए, विच इज अगेन रॉन्ग, नहीं आ पा रहा है तो कैंसिल आउट। अब इसके अलावा हमने बी की सारी पोजीशन चेक कर दी, जितनी भी 3 खाली थी, कहीं पे भी बी हम नहीं रख पा रहे हैं, राइट। आप देखोगे यहाँ पे बी नहीं रख पा रहे तो क्यू भी नहीं आ पा रहा है वैसे भी, ठीक है। और साथ में अगर देखें बी यहाँ रखा तो भी हमारे पास क्यू नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे रखा तो भी हमारे पास क्यू नहीं आ पा रहा है, एंड दैट मीन्स कि ये वाला जो केस हमने बनाया था वो रॉन्ग है, नीचे वाला जो केस है वो करेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि जो P है वो B का नेबर नहीं है, P जो है वो B का नेबर नहीं है, तो B यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे फिर B को यहाँ आना पड़ेगा, Q को यहाँ आना पड़ेगा, हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल डायग्राम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच ऑफ द पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली मिड P एंड A, P और A के बिल्कुल बीच में, देखो R है, बिल्कुल बीच में कौन है, R है, तो आंसर क्या होगा R। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन J to C इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो J to C जाना है तो J से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो, पहले कहाँ है J, ये रहा, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे चलती है, 12 1 2 ऐसे बजता है क्लॉक, ऐसे चलता है क्लॉक, राइट। तो यहां से देखो 1 2 3 4 पर्सन है, C तक 4 पर्सन है J और C के बीच में, तो 4 हमारा आंसर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट Q एंड R, Q और R के बीच में क्या करेक्ट है। Q क्या थर्ड टू लेफ्ट है R के, थर्ड टू लेफ्ट है नहीं, फोर्थ टू लेफ्ट है R के, फोर्थ टू राइट है R के क्या, नहीं, ये भी रॉन्ग है। 1 पर्सन बिटवीन Q एंड R काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ Q, काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ Q, एक पर्सन है क्या इन दोनों के बीच में, यस, P है सिर्फ, तो एक पर्सन है, विच इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सी आंसर होगा। वो इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ J, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ J 1 2 एंड 3, P आएगा आंसर, तो P मेरा करेक्ट चॉइस हो, ओके। सो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे C जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर एंड सेकेंड टू राइट ऑफ J, सेकेंड टू राइट ऑफ J, क्या सेकेंड टू राइट है, बिल्कुल करेक्ट है ये तो ये हमारा करेक्ट आ गया है, ठीक है। J इज एन इमीडिएट नेबर और आप नहीं, ये तो रॉन्ग ही होगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। सो आई होप आपको सारे ही जो सोल्यूशन हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपने खुद से भी जब ट्राई किया है तो आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट आए हैं, ठीक है। और अगर नहीं आए हैं तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, यू स्टिल हैव टाइम। सो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी प्रैक्टिस में तो आपकी स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में एक्यूरेसी भी आती रहेगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम अटेम्प्ट कर लें, पर अगर उनमें से कुछ गलत हो गया तो फिर वो हमारा ओवरऑल जो अटेम्प्ट है उस पर आपका अफेक्ट डालेगा, ठीक है। सो आप में से हर एक स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। सो आप में से हर किसी को डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सो अभी आपके पास इसी चैनल के अंदर यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे। ये क्या है आपकी, ये आपकी लाइव क्लासेस हैं, ये आपकी लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसमें आगे इसमें आप देखोगे, इसमें आपको SBI क्लर्क के लिए भी हेल्प मिलेगी, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन अस इन द लाइव बैचेस, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल फ्री है ऑन यूट्यूब, तो आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, इसी चैनल के अंदर।
और अगर आपको पहले के भी आपके अगर कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, वो भी आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है, उसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट में जाके आपको एक पर्टिकुलर अगर आपको सेशन देखना है, टॉपिक देखना है, वो आप देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे इन सारी सेशंस के थ्रू। ठीक है, और साथ ही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो अगर जो आप में से SBI PO के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, सो यू कैन कंसिडर दिस टेस्ट सीरीज यार। ठीक है, ये आपका 10+ टेस्ट सीरीज है, इसमें मतलब 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या है देखो, चैप्टर वाइज टेस्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, सेक्शनल वाइज टेस्ट भी प्रेजेंट है इसके अंदर, प्री के भी और मेंस के भी। आपके पास करंट अफेयर टेस्ट होंगे, फुल लेंथ पे टेस्ट है इसके अंदर जो आपके प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी आपके हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अभी डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ चल रहा है आपका। सो इफ यू आर समवन हु कैन अफोर्ड इट एंड हु इज ट्राइंग टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर SBI PO, और अभी आपका SBI क्लर्क के लिए भी वी विल लॉन्च द टेस्ट सीरीज एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको SBI क्लर्क की भी जो आपका टेस्ट सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। सो अगर आप में से कोई पर्सन है SBI PO भी टारगेट कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ओके, सो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। और आज हमने यहाँ पे 2022 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर था वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को दोबारा से देख के खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको अभी भी कमांड नहीं है सब्जेक्ट में और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो ठीक है, खुद से ट्राई करिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट PYQ। ओके, सो तब तक के लिए गुड डे एवरीवन।